सुपरवाइजर 6-7 क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग और वीट साइंस। बस बाकियों का नहीं है क्या? बच गए फिर तो। अचार, मुरब्बा, कैंडी, फिल्टरेशन। चलो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। कहां तक लिख लिया था बेटा आपने? 10-12 प्रकार लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, 12 लिख लिए थे। निरपेक्ष खरपतवार लिख लिया क्या? इसके बाद कुछ लिखा क्या? बताओ क्या लिखा? फसल बंद खरपतवार। ठीक, चलो 12 लिख लिए हैं। अब लिखो बेटा वैकल्पिक खरपतवार। ये लिख लिया क्या? तो तुम तो कह रहे 12 ही लिखे अभी। विकल्पी और अविकल्पी भी लिख लिए, उसके बाद फसल बंद लिखा क्या? ठीक है, चलो 13 नंबर पे लिखो अम्लीय भूमि के खरपतवार। फिर क्षारीय भूमि के खरपतवार। ए भाई ओए घनश्याम, रेगिस्तानी खरपतवार। अब देखो अम्लीय भूमि में कौन सा खरपतवार उगता है, तो उसका नाम है आपका कंघी। फिर क्षारीय भूमि में लट जीरा और सेंजी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना। नागफनी, नागफनी कोई कटील भी कहते हैं ना। जवासा और वायुसूरी, जिसको वायुसूरी कहते हैं। तो कौन से हो गए अपने अम्लीय भूमि का खरपतवार? कंघी, क्षारीय भूमि का लट जीरा और सेंजी, है ना। फिर आता है आपका विकल्पी अविकल्पी फसल बंदी, तो मैंने लिखवा दिया। अब तक क्षणिक खरपतवार। सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार। क्षणिक खरपतवार को कहते हैं एफिमेरल वीड्स। इसमें लिखो, पहले हेडिंग लिखो बेटा क्षणिक खरपतवार। लिखा? ऐसे लिखो, ऐसे खरपतवारों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ऐसे खरपतवारों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ऐसे क्षणिक खरपतवार में लिखना है, बाकी तो लिख दिया ना मैंने। अभी लिख ही रहे हो, वाह, फिर लिखो। हाँ, अभी रुक जा, सब साथ में ही लिखेंगे क्या? लिखा बेटा? है निरपेक्ष खरपतवार, सारे खरपतवार आते हैं उसमें, सारे जंगली नहीं, सारे ही खरपतवार, है ना।
हानिकारक पौधे, निरपेक्ष खरपतवार। चलो लिखो, क्षणिक खरपतवार लिखा बेटा? लिखो इसमें, ऐसे खरपतवारों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ऐसे खरपतवारों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे? जेंथियम स्ट्रूमेरियम, इसको कोकल बर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोकल बर। आ गए? मतलब ऐसे खरपतवार जो 2 से 4 सप्ताह में ही अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर ले, उसको कहते हैं क्षणिक खरपतवार। मतलब एक ही बारिश होगी, ये उग भी जाएंगे, अंकुरण, पुष्पन, फलन, बीज निर्माण सब करके मर भी जाए। मतलब इनको साल भर में केवल एक ही बारिश की आवश्यकता होती है, कहीं भी उग जाते हैं। फिर लिखो सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार, वीड ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। तो ऐसे खरपतवार कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उग सकते हैं और अन्यत्र कहीं भी नहीं उगते। जैसे कांसनी हमेशा बरसीम की छांव में ही उग सकता है। तो बरसीम में कांसनी किसका उदाहरण है? सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार, है ना? थ्योरी भी लिखोगे? लिख लो। ऐसे खरपतवार जो केवल विशेष स्थिति में ही उग सकते हैं। ऐसे खरपतवार जो केवल विशेष स्थिति में ही उग सकते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। उदाहरण बरसीम में कांसनी। लिखा बेटा? नहीं लिखा? चलो फिर अगला देखो, विदेशी खरपतवार। कौन सा नंबर आ गया अपना? 18। विदेशी खरपतवार को हम क्या लिखते हैं? एक्सोटिक वीड या एलियन वीड भी लिखते हैं। ऐसे खरपतवार जो विदेशों से भारत में आए, जैसे सबसे पहला कौन आया बेटा? लेंटाना, है ना? यूएसए से भारत में आया, है ना? वास्तविक स्थान मैक्सिको। सर्वप्रथम कर्नाटक सरकार ने खरपतवार घोषित किया। अच्छा, कोई पूछे लेंटाना कैमरा को भारत में किस रूप में लाया गया था? सजावटी पौधे के रूप में। कोई आपसे पूछे कि मनुष्य के द्वारा लाया गया खरपतवार कौन सा है? लेंटाना कैमरा। ये एक ऐसा खरपतवार है जिसका सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण भी किया गया। ये अपन जैविक नियंत्रण में पढ़ेंगे, है ना? यह एक बहुवर्षीय झाड़ी है। यह जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो काष्ठीय हो जाता, मतलब इसमें लकड़ी बन जाती है। बकरियां इसकी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं खाती। इसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं।
दूसरा है जलकुंभी। भारत में एक वायसराय था वॉरेन हेस्टिंग, नाम सुना तुमने कभी? उसकी वाइफ 1810 में गई मैक्सिको। उसको लगा कि यार ये तालाब में अच्छा पौधा उगा हुआ, अपने घर के पीछे वाले कुंड में भी उगा लेंगे। तो वो क्या ले आई? जलकुंभी, सजावटी पौधे के रूप में। फिर यहां आके क्या पता चला कि ये पौधा जो है ये क्या करता है? जलाशयों, ये लिख लिया क्या अपन ने हानियों में? नहीं लिखा कि ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है ना। इसे बंगाल का आतंक, अंग्रेजी में कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ममता बनर्जी मत आंसर लगा क्या जाना। और क्या कहते हैं? मछुआरों का खरपतवार। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फिशर्समैन, फिशरमैन्स वीट। भी कहा जाता है। और अगला तुम्हारा फेवरेट कौन है बताओ? लिख पा रहे हो तुम? तुम्हारा लिखना बेहद जरूरी है। तुम दुनिया के पहली जनरेशन हो जो लिखती नहीं है, तो तुमको याद ही नहीं होता है। बाकी तो दुनिया में पेपरलेस स्कूल चालू हो गए। पता है कि नहीं तुमको? अब ऐसे स्कूल आ रहे हैं जहां कागजों का कोई प्रयोग ही नहीं होता है। फिर क्या होगा? वो सुपरवाइजर तो बने नहीं पाएंगे बेचारे, हैं? चलो अगला नाम लिखो, गाजर घास। अगला लिखो, गाजर घास। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम लिखा तुमने? क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, है ना। ये वैसे तो बहुत पुराने जमाने से आता है, पर सबसे पहले 1956 में पुणे में गेहूं के साथ देखा गया। गेहूं के बीज के साथ देखा ऐसा था।
जब अपन ने गेहूं का बीज इंपोर्ट किया, कहां से करते थे अपन गेहूं इंपोर्ट? अमेरिका से। क्यों करते थे? क्योंकि जब अपन आजाद हुए तो अपनी उत्पादकता 648 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। मतलब एक हेक्टेयर में कितना गेहूं होता था? 6.5 क्विंटल। वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये भी। अब 64-65 हो जाता है कभी कभी। तो जब अपन आजाद हुए तो अपने पास खाने का अनाज भी नहीं था, है ना। भारत में एक प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री, नाम सुना तुमने? उन्होंने कहा था कि भारत के हर नागरिक को संडे के दिन उपवास करना चाहिए। मतलब 7 दिन में से एक दिन अगर अपन खाना नहीं खाएंगे तो लगभग 15-16% अनाज की बचत होगी, जिससे भूखे लोगों को और खाना मिल पाए। तो सोचो, ऐसी स्थिति थी। जब अमेरिका से अपन ने कहा कि हमको गेहूं दे दो, तो उन्होंने रेड हार्ड मैक्सिकन ड्यूरम व्हीट भेजा, लाल कठोर गेहूं, जिसका रोटी बनाते थे तो पापड़ बन जाता था। अपन चाहे केचम केच खेल सकते हैं, है ना। वो भी खाया है लोगों ने। खा नहीं पाते थे उसको, ऐसे बिस्किट जैसे कट कट कर खाना पड़ता। मक्का पापड़ खाते हो ना तुम, वैसे। चलो, तो उसके साथ ही आया हुआ है गाजर घास। गाजर घास को और क्या कहते हैं बेटा? खरपतवारों का गिल्ली डंडा नहीं कहते रे घनश्याम, वो तो गेहूं सा है। कांग्रेस घास। म्युनिसिपालिटी की घास, है ना। म्युनिसिपालिटी शब्द नहीं है वो, म्यूनिसिपैलिटी। पर अपने यहाँ क्या कर दिया उसको? पार्टी बना दिया। नगर निगम को कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, है ना। तो म्युनिसिपालिटी घास कौन है? गाजर घास। अब बताओ, इसका प्रवर्धन कैसे होता है? क्राउन बर्ड्स, पुष्प कलिका से, है ना। बाकी तो इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने तुमको, नहीं पढ़ा है? अच्छा, गाजर घास का प्रयोग निमेटोड्स के नियंत्रण में किया जाता है, ऐसा लिखा क्या तुमने? सच बताओ, लिखवा दिया मैंने? चलो, ये हो गया। जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, है ना। गाजर घास C3+C4 पौधा दोनों है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा जो अपना मैक्सिकन पॉपी, मैक्सिकन पॉपी किसको कहते हैं हम लोग बेटा? सत्यानाशी। ये भी विदेशी खरपतवारों की श्रेणी में आता है। इसका नाम ही मैक्सिकन पॉपी है ना, तो ये भी मैक्सिको से ही भारत आया। और मैक्सिको एक अलग देश है, पर अपने एग्रीकल्चर में सब एक ही है। यूएसए भी वही है, मैक्सिको भी वही है। अपन अपना भरोसा नहीं, अपन अर्जेंटीना को भी अमेरिका कह सकते हैं। चिली, पेरू, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, सब अपने लिए क्या है? अमेरिका। पूरा महाद्वीप एक ही देश मानता है। तो ये हो गए अपने कौन से खरपतवार बेटा? विदेशी खरपतवार। अब आपत्तिजनक खरपतवार पढ़ा क्या तुमने? बताओ। लिखवा दिया मैंने? कहां लिखवाया? देखो एक बार ध्यान से। चलो, नहीं लिखा, लिखो फटाफट। आपत्तिजनक खरपतवार। इसको कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल वेट, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऐसे खरपतवार जो एक बार अगर फसल के साथ मिल जाए तो उनको बीजों से अलग करना भी बहुत मुश्किल है ना। ये ज्यादातर या तो सीड मिमिक्री दर्शाते हैं, या तो बहुत छोटे बीज होते हैं जो अलग होते ही नहीं। ऐसे खरपतवारों का एक बीज भी फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अपन ने हिरणखुरी भेजा अमेरिका, एक जहाज भर के, वो उसको चेक करेंगे। गेहूं भेजा अपन ने और उसमें हिरणखुरी का एक भी बीज निकला तो उसको वापस भेज देंगे जहाज को, बोले तुम्हारा रखो, है ना।
तो ऐसे खरपतवार जिनका एक बीज भी फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए, लिखो ऐसा। ऐसा खरपतवार जिनका एक बीज भी फसल के बीजों के साथ नहीं होना चाहिए। ये बुक दे दो बेटा एक बार। तो ये पढ़ते हो कि तुम खाली ऐसे ही लेके रख लिया तुमने इसको? काम में आती है? सच बताओ। एक बार बुक पढ़ते हो, एक बार नोट्स पढ़ते हो। इसमें कुछ करेक्शन है जो करे कि नहीं अपन ने अभी? चलो मैं करवा दूंगा। चले आगे। इसमें उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा कहां से प्रश्न आते हैं? आपत्तिजनक खरपतवार में से। गेहूं का आपत्तिजनक कौन है बेटा? हाँ, हिरणखुरी। और गेहूं सा भी है ना। फिर धान का कौन है? जंगली धान। बरसीम में कासनी। रिजका में अमरबेल। सरसों में ज्वार में जंगली ज्वार। गन्ने में कांस। ये नकलची वाला सिस्टम थोड़ा थोड़ा फॉलो होता है या पूरा फॉलो नहीं होता है ना। पर ज्यादा लिख लोगे तो याद नहीं कर पाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है खाली गेहूं और सरसों। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और बरसीम। इसका गला घोट देना यार तू। पंखा पंखा। ये 4-5 दिन से ऐसे ही कर रहा है। इसका मन होता है चलता है, इसका मन होता है नहीं चलता। बिल्कुल सुपरवाइजर के स्टूडेंट की तरह है। चलो चले आगे बेटा। अच्छा, तुमने कृषित क्षेत्र और अकृषित क्षेत्र के खरपतवार लिखे क्या? लिख लो, 20 हो जाएंगे फिर। पहले लिखो कृषित क्षेत्रों के खरपतवार। देखो, एक हमने पढ़े थे फसल बंद खरपतवार। क्या पढ़े थे बेटा? अरे इधर पढ़े, ध्यान दो यार। जिंदगी में पंखा ही रह जाएगा, कूलर तक भी जाओ। मतलब इतने बड़े 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 क्या हो गए अब तुम? तुम्हारे घर ही बच्चे होंगे एक एक दो दो, है कि नहीं है? हाँ, आधे ज्यादा शादीशुदा है तुम में से। उनका तो ख्याल करो कम से कम। नहीं तो 4-5 साल बाद उनसे कोई पूछेगा कि तेरे पापा क्या करते हो, कहेंगे सुपरवाइजर की तैयारी। चलो लिखो बेटा, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। वीड्स ऑफ एरेबल लैंड। देखो, कोई बात करे ना तो मुझे दुखी होना, तुमको नहीं होना। तुम्हारा तो कंपटीशन कम हो रहा ना। नहीं समझे? अरे मेरे स्टूडेंट बात करे तो मुझे दुख होना चाहिए, कोई और दूसरा बात करे तुमको खुशी होना चाहिए कि इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, अपना कंपटीशन कम है। चलो, ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में ही उगते हैं, जंगली अवस्था में नहीं पाए जाते। लिखो इसमें। ऐसे कहां लिखवा दिया? वो तो फसल बंदी लिखवाया के। देखो एक बार पीछे जाके, वही तो पूछा था मैंने तुमसे। हाँ
हाँ, विकल्पी का ही एक दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र के खरपतवार, अविकल्पी का, है ना। दूसरा लिखो अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। ये सामान्यतः खेतों में नहीं पाए जाते, ये केवल जंगलों में ही पाए जाते हैं। लिखवा दिए। अविकल्पी विकल्पी अलग वर्गीकरण है, ये दोनों अलग वर्गीकरण। लिख लो, तुम्हारा क्या जा रहा है यार। वो ऑप्शन में कभी अकृषित कृषित लिख देगा तो अपन विकल्पी विकल्पी को चेंज कर पाएंगे क्या वहां। हाँ, इसलिए लिखो कृषि क्षेत्रों के खरपतवार ये सामान्यतः खेतों में ही पाए जाते हैं। जैसे बथुआ है, खेत में मिलेगा आपको। कोई कहे बथुआ चाहिए, बोले खेत में चले जा। कोई कहे कि हिरणखुरी चाहिए, खेत में चले जा। तो जो खेतों में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र के। और जो सामान्य रूप से खेतों के बाहर ही मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार। जैसे लेंटाना खेमरा किसी को ढूंढना हो खेत में जाएगा क्या, वो जंगलों में ही मिलेगा आपने। विकल्पी अविकल्पी उनकी इच्छा के अनुसार, कि अविकल्पी इच्छा भी कर ले तो भी खेत में से बाहर नहीं जा सकता। तुम एक आध बार तुमको एक किताब दिखाऊंगा मैं, खाली खरपतवार विज्ञान की, टीके दास, वो देखना एक बार, फिर तुमको पता चलेगा कि आप तो बहुत ही कम पढ़ा रहे हो। 500 पेज का मटेरियल 10 पेज में ही पढ़ रहे हैं अपन। चलो, लिखा इसमें कृषि क्षेत्र के खरपतवार। लिखो हिरणखुरी, गेहूंसा, कांसनी, फिर लिखो अकृषित क्षेत्रों के खरपतवार। ये सामान्य रूप से खेतों के बाहर उगकर मृदा के मूल्य को कम करते हैं, है ना। कहां उगेंगे, खेत के बाहर जो खाली जगह रहती है ना, वहां। जरबेरी, ये सामान्यतः खेतों के बाहर उगकर मृदा के मूल्य को कम करते हैं। जैसे जरबेरी, लेंटाना, और क्या उगता है बाहर, आक, धतूरा, बेशरम, है ना। लिखो जरबेरी, लेंटाना, आक, धतूरा, बेशरम। कई बार तो सड़कों किनारे इतने भयंकर उग जाते हैं कि गाड़ियों को स्क्रैच मारते रहते हैं। नहीं देखा तुमने कभी, जहां गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रहती है ना, उसके साइड में उग जाते, तो फिर वहां जहां ओवरटेक करने की जगह ही नहीं बचती है फिर। हाँ, गाजर घास तो नॉर्मली दोनों जगह उग रहा है, वो मान ही नहीं रहा, खेतों में घुसते तो जा रहा है, इसलिए। ठीक है, क्या आएगा इसमें, जरबेरी, लेंटाना, ये बहुवर्षीय होते हैं ज्यादातर, है ना। आक, धतूरा, बेशरम। अच्छा, एक बात मैं बताऊं तुमको, कल वो मैंने लिखवाया तुमको एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, है ना। उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, और किस बच्चों को कंफ्यूजन है, जिसको मैंने ही पहले पढ़ा रखा है ना। उसका यूं कहना है सर आपने जल कुंभी को पहले वहां लिखाया था, अब यहां लिखवा दिया। देखो बेटा, जल कुंभी जो एक खरपतवार है वो चौड़ी पत्तियां रखता है। कैसी रखता है, और एक बीजपत्री। अब मैं कहूं कि चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवार द्विबीजपत्री होते हैं, किंतु जलकुंभी अपवाद है, इसलिए कैसा है, एक बीज। अच्छा, इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं कि सभी एक बीजपत्रीय खरपतवार सकरी पत्ती वाले होते हैं, किंतु ये अपवाद है चौड़ी पत्ती वाला। तो दोनों जगह इसके गुण में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या। तो जो मैंने लिखवाया उसको 2 बार और ध्यान से पढ़ना, है ना। अपन चाहे तो इसको एक बीजपत्री में जाके अपवाद लिख दे,
चौड़ी पत्ती कर दें। अपन चाहे तो इसको संकरी पत्ती में अपवाद कर दे, एक बीज पत्री की जगह चौड़ी पत्ती वाला एक बीज पत्री, ठीक है। दोनों जगह इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मैंने इस बार अपवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता, कभी ऐसा पूछता है क्या चौड़ी पत्ती वालों का अपवाद कौन है? नहीं पूछता है। वो तो पूछता है कि एक बीज पत्री चौड़ी पत्ती वाला कौन है। कल लिखवाया ना, बोले कल का कल भूल जाते हैं हम। आपने ही कहा है कि आज का काम आज ही कर दो, तो हम जिस दिन पढ़ाते उसी दिन भूल जाते, दूसरे दिन तक कर्जा लेके उल्टा ही सोचते हो। चलो चले आगे। अब एक परिभाषा फाउलिंग फसलें, लिखो। ऐसी फसल जो खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती है ना। ऐसी फसलें हैं जिनको लगाने से खरपतवारों की समस्या और बढ़ जाती। ऐसी फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा, जब तुम्हारा हाथ दुखने लग जाए बता देना है ना, हाँ ब्रेक ले लेंगे अपन। ऐसी फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती। वो एक कह रहा सर आपने कंफ्यूज कर दिया। मैं यही काम करता हूं बेटा। ऐसी फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती। उदाहरण, सीधी बुआई वाला धान, सीधी बुआई वाला धान। सीधी बुआई का धान किसको कहते हैं? जिसको एक बार लगा देते हैं फिर रोपाई ओपाई नहीं करते, है ना। तो वहां खरपतवारों की जनसंख्या बढ़ जाती। चलो दूसरा लिखो, शिकारी फसलें। इसको कहते हैं प्रे और स्मूथर क्रॉप। इसमें लिखो, ऐसी फसलें जो अपनी घनी वानस्पतिक वृद्धि के कारण ऐसी फसलें जो अपनी घनी वानस्पतिक वृद्धि के कारण भौतिक रूप से प्रतियोगिता करके भौतिक रूप से प्रतियोगिता करके खरपतवारों की जनसंख्या को, वो एक बच्चा कह रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास से टाइम गलत आ रहा है। क्या होगा इस जनरेशन का? खरपतवारों की जनसंख्या को कम कर देते हैं, कम कर देती है। जैसे बरसीम। प्रश्न भी इतना से आता, शिकारी फसल का उदाहरण है बरसीम। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे खरपतवारों का प्रबंधन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। हाँ क्या फाउलिंग फसलें समझ में नहीं आया? शकुंदर मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने जितना पढ़ा मैं उतना पढ़ा सकता हूं।
मैं ढूंढ के बता दूं तेरे, तू जो बोले जो दुनिया में, है ना। चलो चले आगे। अब लिखो खरपतवार प्रबंधन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा यार लिखना है ना, बात नहीं करना है। ये लिखवा दिया क्या पहले? हाँ। इसको समेकित या समन्वित या एकीकृत भी कहते हैं ना। तो इस समन्वित की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एकीकृत। या क्या लिख सकते हैं? समेकित खरपतवार नियंत्रण। बस थक गया इतनी जल्दी? अभी तो उठा है। लिखा? चलो। अब नियंत्रण वैसे 5 प्रकार का होता है, पर अपन इसको 4 में डिवाइड करेंगे, 2 को कॉमन कर देंगे, है ना। एक होता है भौतिक नियंत्रण, और इसी को हम यांत्रिक के साथ पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है कृषित नियंत्रण। तीसरा होता है रासायनिक नियंत्रण, और चौथा होता है जैविक नियंत्रण। सर कितना लिखा दिया, कितने पेज बताओ भाई, कितने पेज लिख लिया? 3 पेज। आज तो बहुत स्पीड में चल रहे हो यार तुम, हैं? आज सिर्फ लिखा ही है बस। लिखा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे रेगिस्तानी पौधों को मरुद्भिद पौधे कहते हैं, और जलीय पौधों को जलोद्भिद पौधे, ये हॉर्टिकल्चर वाले सर पढ़ाते हैं ना? नहीं पढ़ाते? जियोग्राफी वाले पढ़ा देते हैं। जैसे छाया प्रिय पौधे क्या कहलाते हैं? तो कहीं जगह ढूंढो इधर उधर, यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर नियंत्रण शुरू कर देंगे अपन, है ना। अरे उसका प्रश्न आया हुआ है ना 2023-24 वाले पेपर में। हाँ नागफनी वाला। तो फिर मान लो एक बार और आ गया तो मैं तो इस चक्कर में रह जाता हूं कि वो जब परागण में पढ़ाते हैं कि चींटी परागण, हाथी परागण, तो ऐसे जलोद्भिद मरुद्भिद नहीं पढ़ाते। चलो अपन एक काम करते हैं,
मैं यहां लिखवा देता हूं, फिर इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें, आखिरी में लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो धूप में उगने वाले पौधे, एक एक बात बताऊं मैं तुमको, अगर अपन 2 4 10 शब्द याद कर लें खाली, तो अपने लिए बहुत सारे शब्दों को पहचानना बहुत आसान रहेगा। जैसे लैटिन भाषा में एक शब्द है हेलियो, हेलियो को हम कहते हैं सूर्य, है ना। जैसे हेलियोफाइट, धूप में उगने वाले पौधा। पायरो हेलियोमीटर, धूप की तीव्रता को मापने का यंत्र। हेलियोट्रोपिज्म, धूप की दिशा में परिवर्तित होना या वृद्धि करना। सूरजमुखी में पढ़ा था अपन ने, 6 7 बेस वालों को मालूम होगा, अभी 8 9 को नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। तो हेलियो शब्द जहां भी आए, ये किससे संबंधित है बेटा? सूर्य से। अगला शब्द होता है हाइड्रो। हाइड्रो वैसे तो जल से संबंधित होता है, पर फिजिक्स वालों ने इसको सभी द्रव को एक साथ करके हाइड्रो कर दिया। जैसे हाइड्रोलिक्स, द्रव पर आधारित, है ना। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, द्रव में की जाने वाली खेती, पानी के पोषक तत्वों के घोल में, है ना। जैसे हाइड्रोफाइट्स, जल में उगने वाले पौधे। जैसे हाइड्रोफोबिक, जो जल से दूर रहता है। तो जहां भी हाइड्रो शब्द आएगा वो क्या है? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो योगा भी होता है आजकल। डिहाइड्रेशन, सारे शब्द किससे जुड़े हुए हैं? पानी से या द्रव से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीथो शब्द जो है वो चट्टानों से जुड़ा हुआ है। जेरो शब्द रेगिस्तान से जुड़ा है। शियो, छांव। फोटो, प्रकाश। तो ऐसे कुछ शब्द है जो अगर अपने को इनका थोड़ा भी अर्थ पता हो तो कहीं भी जाके इनको अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अपन यहां देखते हैं धूप में उगने वाले पौधे। फाइटा शब्द किससे संबंधित है? पौधों से। तो धूप में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं बेटा? हेलियोफाइट। और छांव में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शियोफाइट, है ना। आलू एक शियोफाइट के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर इंडोर प्लांट्स जो घरों के अंदर लगाए जाते हैं वो सब कैसे होते हैं? शियोफाइट। हाइड्रोफाइट कहां उगेंगे? जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? और रेगिस्तान में उगने वाले? जेरोफाइट्स। कुछ लोग जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, है ना, उनकी इच्छा है। इनको कहेंगे जलोदभेद। और इनको क्या कहेंगे? मरुदभेद। यार ये तो हिंदी बहुत कठिन भाषा है। ये द आखिरी में लगेगा क्या? आधा द है। फिर लवण में उगने वाले पौधे, लवणीय मृदा में उगने वाले, इनको हम कहते हैं हेलोफाइट। याद रखना, हेलियोफाइट्स धूप में उगते हैं, है ना। और हेलोफाइट्स लवण में उगते हैं, है ना। और क्या बच गया? लिथोफाइट्स कहां उगेंगे? चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाएंगे? लिथोफाइट्स। बस लिख लो, और क्या। ये राशि है सेकंड नंबर। हाँ, फिर 5 10 लोग मना करेंगे, ये मेरे आने के पहले ही कर लिया करो चालू बंद वाला सिस्टम। क्योंकि अदालत में जज साहब जब फैसला लेते हैं ना, तो आधे लोग तो खुश होते हैं और आधे लोग दुखी होते हैं। दो लोगों को एक जैसे बात पर तैयार करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। इसलिए नेता लोगों को भारत में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। वो हजारों लोगों को एक बात पे तैयार कर सकते हैं।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि क्लासरूम में टोपी लगा के बैठने से कौन सी धूप कम होती है। मैं अभी देख पा रहा हूं 1 2 और एक आगे 13, ये रहा, वो उधर 3 एक पीछे है, ये देख। नहीं, कोई आदमी बिल्कुल गंजा रहे, उसके काले सफेद 2 रंग के बाल हो तो फिर भी टोपी लगा सकता है, चलो थोड़ा खूबसूरती बढ़ा रहा है। जो आदमी ऑलरेडी इतना स्मार्ट है फिर भी टोपी लगा रहा है। अरे टोपी लगाने की एक निर्धारित जगह होती, कोई आदमी खेल के मैदान में है तो वो टोपी लगाए, नहीं? नहीं, जैसे कहीं अपन बहुत बड़ी मीटिंग वीटिंग में गए, मान लो कोई अवार्ड अवार्ड लेने गए और टोपी लगा के चले गए तो वो थोड़ा सा मामला पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता है ना? कोई इंटरव्यू देने गए और टोपी लगा के चले गया तो फिर बाहर 100%। आरपीएससी का इंटरव्यू देने गया, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, टोपी लगा ली। ये टोपी वाला ही बोला है, मुझे पता है। लिख लिया बेटा? अभी कहां लिखा? ये आदमी जरूर बस में कंडक्टर रहा है, आधी सवारी चढ़ती बोले बढ़ाओ बढ़ाओ। चले आगे। मत लगाया करो बेटा, टोपी लगाने से क्या होता है, हाँ, बाल झड़ने की समस्या और बढ़ जाती है। मुझे पता है तुमने टोपी क्यों लगा रखी है, हमारे तो टीचर्स भी लगाते हैं कुछ कुछ, उनको भी समझाया मैंने कि जो बचे ये भी उड़ जाएंगे। अरे बालों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना फॉलिकल्स में। चलो चले आगे। बेटा उसके नीचे बैठना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब, तुम रोज बैठ जाते हो, नए नए लोग बैठ रहे, पुराने वाले उठ जाते हैं, नए आगे बैठ जाते। चलो अब देखो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो 2-3 दिन तक चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? और इसमें जहां भी तुमने गड़बड़ की वहां नंबर कटेंगे डायरेक्ट, है ना? सबसे पहले अपन बात करते हैं निरोधात्मक उपाय, जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रिवेंटिव मेथड्स। इसका मतलब है खेत में खरपतवारों का प्रवेश रोकना। अच्छा, तुमने ऐसा पढ़ा क्या खेत में खरपतवार आते कहां से? कहां से आते हैं? हवा से आ जाते हैं, पानी से आ जाते हैं, पशु पक्षी से आ जाते हैं, कृषि यंत्रों से आ जाते हैं, फसल के बीजों के साथ आ जाते हैं, कभी कभी तो इंसान खुद लेके आ जाता है, कभी अपन एक जगह दूसरी जगह मृदा का स्थानांतरण करते हैं तब भी चले जाते हैं। इनको कहते हैं हम खरपतवारों का प्रकीर्णन या प्रसरण, डिस्पर्सन ऑफ वीड। अगर उन कारणों का हम पता लगा ले तो खरपतवारों को खेत में घुसने से रोका जा सकता है। तो प्रिवेंटिव मेथड का मतलब क्या है बेटा? खेत में खरपतवारों का प्रवेश रोकना, एडमिशन नहीं देना, है ना? आने ही मत दो। अब कई बच्चे इसको भी रटने भिड़ जाते। रटना नहीं, खाली समझना है कि क्या करके अपन खेत में खरपतवारों को आने से रोक सकते। बताओ क्या कर सकते हैं? बाढ़ से तो नहीं रोकेंगे। देखो, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा खरपतवार जो है वो आने की संभावना रहती है फसल के बीजों के साथ, पर खरपतवार के बीज छोटे होते हैं। अगर छलनी में फसल के बीजों को छान लिया जाए तो खरपतवारों के बीज
नीचे निकल, ज्यादातर खरपतवारों के तो नीचे निकल जाएंगे, तो अपन छान सकते हैं। जैसे खाने के लिए गेहूं में से कंकर पत्थर खरपतवार अलग कर देते हैं, वैसे ही बुआई से पहले भी बीजों को अपन चुन सकते हैं, है ना। तो छानना एक विधि हो गई, चुनना दूसरी विधि। बहुत सारे खरपतवार नहरों से होते हुए खेत में घुस जाते हैं, तो गर्मियों में नहरों के आसपास की साफ सफाई करना, या तो खेत में जहां पानी प्रवेश कर रहा है वहां जाली लगा देना। सर जाली कहां से लाएंगे, दादाजी की धोती बांध देना, बस खाली इतने ध्यान रहे कि उसमें छेद नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो उसमें से सारे खरपतवार बाहर आ जाए। ठीक है। इसके अलावा पानी में डुबाने पर सामान्य रूप से फसल के बीज नीचे डूब जाते हैं और खरपतवारों के ऊपर तैर जाते हैं, है ना। जैसे बरसीम से कांसनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है ना। गेहूं में भी ईयर, कोकल और टुंडू वाले दानों को अलग करने के लिए भी नमक के घोल में बीजों को डुबाया जाता है। आवारा पशुओं को खेत में घुसने से रोकना है। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले उनकी साफ सफाई करना है। तालाब की मिट्टी को खेत में लाके नहीं डालना है ना। अरे समझ में आया। कई बार लोग भेड़ वालों को, ऊंट वालों को अपने खेत में स्थान दे देते हैं, वो दुनिया भर खरपतवार खा के आते हैं, खाद तो कम देते हैं और खरपतवार सेल्यूलोज दे जाते हैं, ताजा ताजा दीमक की समस्या और बढ़ जाती है। तो आवारा पशुओं को खेत में नहीं घुसने देना है। ये सारी बातों का अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है मामला। एक और शब्द आता है कि जब विदेशों से कोई बीज मंगाया जाए तो पहले उसको अच्छे से देख लेना चाहिए। इसके लिए हमने बनाए हैं पादप संगरोध नियम। संगरोध को इंग्लिश में कहते हैं क्वारंटाइन, और कोविड के बाद बच्चा बच्चा क्वारंटाइन समझता है। तो जब भी विदेशों से कोई भी अपन बीज का लॉट मंगाते हैं तो उसको जहाज को साइड में रोक देते हैं। फिर एक DPP&Q, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, पादप संगरोध निदेशालय नाम की एक संस्था है फरीदाबाद, उसके टेक्निकल अधिकारी वहां जाते हैं, उनके सैंपल लेते हैं और उसमें चेक करते हैं किसी कीट के, किसी रोग के या किसी खरपतवार के कोई भी लक्षण अगर दिखाई दिए अपने को उस बीज के साथ, तो अपन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। एक बार भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने गई, है ना, तो हरभजन सिंह और युवराज सिंह के ऊपर $5,000 का जुर्माना लगाया। तो BCCI वालों ने पूछा क्यों भाई, हमारे खिलाड़ी खेलने यहाँ उतरते ही जुर्माना एयरपोर्ट पे। बोले इनके जूतों में मिट्टी लगी हुई है। तो अपने भारत में तो भड़क गए लोग कि अरे मिट्टी तो हमारी माँ है, भारत की मिट्टी तुम्हारे देश में नहीं जाना। फिर वहां एक्सप्लेन किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जुर्माना लगाया कि इसके अंदर किसी खरपतवार के बीज हो सकते हैं, किसी कीट के अंडे हो सकते हैं, किसी रोग कारक फफूंद हो सकती है। अगर हमारे देश में पहले नहीं थी और अब आ गई तो ये तो कोहराम मचा देगी। क्योंकि अगर एक जगह पे कोई चीज प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो उसके प्राकृतिक शत्रु भी उपलब्ध रहते हैं, है ना। फूड चेन डेवलप होती है इकोलॉजी में, तो उसको मारने, उसको नियंत्रित करने वाले भी रहते हैं। इसी चीज को किसी दूसरी जगह ले गए, वहां उसका कोई भी दुश्मन, तो फिर उसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे वहां जापान में एक आइलैंड है, उसका नाम है रेबिट आइलैंड। क्या नाम है? वहां पे खरगोशों का राज है। किसका राज है? वहां जो लोग रहते थे ऐसे शौक के लिए दूसरे देश से खरगोश ले गए। अब जंगलों में खरगोश रहेंगे तो लोमड़ी भी रहेगी, शेर भी रहेंगे, चीते भी रहेंगे, कुत्ते भी रहेंगे, खरगोशों बिल्लियां भी रहेगी। खरगोश नियंत्रित रहते हैं। पर वहां वो आइलैंड था, वहां पर उनका कोई प्राकृतिक दुश्मन। अब वो कब 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400 और 400 से 40,000 हो गए पता ही नहीं चला। तो अब वहां खरगोश ही रहते। सरकार ने खूब प्रयास किए, बिल्लियां छोड़ी तो उन्होंने 1 आध साल तो खरगोश खाए। अब कौन कब रोज रोज दाल खाता है, तो बिल्लियों ने खरगोश खाना बंद कर दिए। फिर गोलियों से मारे तो पता चला कि गोलियों का खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकी जनसंख्या और तेजी से बढ़ रही। तो फिर उसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। क्या बना दिया? कि आओ घूमो, खरगोशों को खाना खिलाओ, पैसा खर्चा करो और वापस चले जाओ। ठीक है, चलो। तो एक समस्या दूसरे देश में जाके कितना बड़ा हो सकती है, गाजर घास ने सिखाया हमको, है ना। कितना बीज आ गया होगा गाजर घास का। अब देखो, मुझे 1 किलोमीटर का इलाका भारत में बता दो जहाँ गाजर घास नहीं पाई जाती। जैसलमेर में नहीं होगी क्योंकि वहां पानी ही नहीं और कुछ भी नहीं, पर जहां पौधे हैं वहां गाजर घास
यहां से अपन रूम पे जाते हैं उसके बीच ही मिल जाएंगे बहुत सारे। अच्छा, तो प्रिवेंटिव मेथड्स में लिखूंगा और तुम भी मेरे साथ साथ लिखोगे, समझा दिया मैंने पूरा, है ना। बीजों को बुआई से पहले क्या हो गया? अच्छा, टीवी बंद हो गई। डिजिटल जनरेशन, टीवी बंद हो गई। ये कैसे बंद हो गई? कहां चलती है? इसका रिमोट नहीं है अपने पास? अरे यार, ये तो ऑटोमेटिक ही आगे पीछे जा रही है। ए, बुला तो बेटा टेक्निकल ऑफिसर। हाँ, वो HDMI 3 में जा नहीं रही ना, अपन ले तो जा रहे हैं उसको, पर रिमोट से जाएगी वो। कहाँ रखा? उधर है। वाह, ये एक ही सबका है क्या? यूनिवर्सल चैनल बदल सकता है ये? इसका टोपी मोड ऑफ कर दिया मैंने, देखो। HDMI 3 कहाँ है भाई? नहीं आया? टू तो है ही नहीं इसमें। नहीं आएगा, उनको बुला ला यार। चलो इधर देख लेना। क्या हो गया? ये किसने भेजी ब्लूटूथ की रिक्वेस्ट? मेरा नहीं है ये, कोई लिखा है पेयर विथ मीना। मीना कौन है रे? मोबाइल ले कौन आए क्लास में, पहले तो ये बताओ। बताओ बताओ, अभी मोबाइल देख लूंगा उसके। बंद भी कर लिया, देखो। चलो लिखो, बीजों को बुआई से पहले छानना, चुनना या पानी में डुबाना। कृषि यंत्रों के प्रयोग से पहले उनकी सफाई करना। गर्मियों में नहरों के आसपास के पौधों को नष्ट करना। आवारा पशुओं का खेत में प्रवेश रोकना। कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना। पादप संगरोध नियमों का पालन करना।
पादप संगरोध निदेशालय, DPP&Q कहाँ स्थित है बेटा? फरीदाबाद, हरियाणा। आ गया? वेरी गुड, लिखो। कहते अच्छे बाल है तेरे रेशमी मुलायम, क्यों टोपी लगाता है बेटा? मत लगाया कर। टोपी पॉलीथीन मल्च की तरह काम करती है, दिमाग का तापमान बढ़ा देती है। सही है कि गलत है? और एक बात बता दूं मैं, लोग सुंदरता महिलाओं की देखते हैं, पुरुषों की तनख्वाह देखते हैं, याद रखना, है ना? पादप संगरोध निदेशालय DPP&Q कहां स्थित है? फरीदाबाद। चले आगे, चलने दो यार। सौ परागित फसलों में 5% तक पर परागण पाया जाता है। चले आगे। अब हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण। वीड कंट्रोल। तुमने कभी ग्राफ पेपर देखा है? हैं? नहीं देखा? अब ये जो लाइन है इसका नाम है ETL। क्या नाम है बेटा? अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक दहलीज स्थल। बोले सर समझ में नहीं आया। अभी समझाया कहा मैंने? बोले अंग्रेजी बोल दी, हमारा खेल खत्म हो गया मामला। और इसके ऊपर अगर पहुंच गए हम तो ये कहलाएगा EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इसको कहते हैं आर्थिक क्षति स्तर। अब ऐसा कहा जाता है कि खरपतवारों का नियंत्रण तब करना चाहिए जब उनकी जनसंख्या आर्थिक दहलीज स्तर को पार करके आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंच जाए। कीट विज्ञान में भी ऐसे ही कहते हैं कि कीटों का नियंत्रण भी तभी करना चाहिए जब उनकी संख्या आर्थिक दहलीज स्तर को पार करके आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंच जाए। अब याद तो अपन कर लेंगे, इसको समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि हरे राम काका सुबह सुबह खेत पे गए। अब ये मत पूछना क्यों गए, उनका खेत उनकी मर्जी।
अब बीच खेत में से एक गेहूं के मामा ने उनको हाय कर दिया, गुड मॉर्निंग। अब हरे राम काका का दिमाग खराब, सुबह सुबह कोई खरपतवार मिल जाए तो अपना दिमाग खराब हो जाता है। उन्होंने लोटा रखा साइड में और उस आदमी तक पहुंचे, उसको उखाड़ा और कंधे पे डाल के सोचा नदी है उस पार निकल जाते हैं, कौन लोटा लेने जाएगा वापस। अब घर आए, आंगन में उसको पटक दिया गेहूं साग और घनश्याम को बुलाया, बोले इधर एक चीज दिखाता हूं। उससे कहा दिखाओ। बोले बीच खेत में से हाय कर रहा, मुझे ये जानता नहीं है मैं कौन आदमी हूं। घनश्याम ने माथा पीट लिया, तो कि तू दुखी हो रहा है, तेरा मामा लगता था। बोले चलो खेत पे दिखाता हूं। खेत पे ले गया, बोले ये गेहूं सा का पौधा कितना नुकसान करता, 10 ग्राम गेहूं 20 ग्राम गेहूं, तुमने देखो हाईवे बना दिया खेत में, 40 किलो गेहूं खराब कर दिया। तो क्या उसको उखाड़ना सही रहा है? नहीं रहा ना, बुद्धिमानी का काम नहीं। अगले साल फिर सेम घटना हुई, फिर गए हरे राम काका, फिर एक ने कर दिया हाय। उनका दिमाग तो बहुत खराब हुए पर खेत में जा नहीं सकते, घनश्याम ने पैर बांध दिए उनके। उनको आइडिया आया, उन्होंने ड्रोन वाले को बुलाया, बोले ये ले 2000 रुपए, सारे मामा भांजे सब निपटा दे दो। 2,4-D डाल, आइसोप्रोटिरोन डाल, सल्फर जो डालना वो डाल, ये एक भी मामा मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। छिड़काव करा, फिर घनश्याम को फोन लगाया, बोले बेटे इस बार एक भी गेहूं नहीं गूंदा है मैंने। बोले कैसे? बोले मैंने ड्रोन वाले को 2000 दे दिए। उसने फिर खोपड़ा, अरे काका वो 50 ग्राम गेहूं नुकसान कर भी दे तो 1 रुपए का, आपने कितने लगा दिए? समझदारी काम किया क्या? मतलब हरे राम काका आदमी ऐसे ही है कि वो उनके अंदर जोश और जुनून तो बहुत है पर बुद्धि शून्य है। सुपरवाइजर वालों की तरह सीधे घर से उठ के आ जाते, चलो सुपरवाइजर बनेंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ी बनेंगे, अभी भी 11-12 बैच बन गए और एडमिशन आ रहे हैं। 90 दिन का कोर्स लॉन्च। अच्छा 12वीं में पढ़ लेते हैं और जेईटी सीयूटी की तैयारी बीच में छोड़ के घर चले जाते। बोले क्यों? बोले मैं तो नहीं करूं जेईटी। बोले क्यों? सुपरवाइजर ही बन जाऊं। अरे तुम्हारे मौसा जी जेईटी करे हुए ही नहीं बन पा रहे हैं, छोड़े हुए तो कैसे ही कोशिश करे। वो प्रेशर बनते हैं 2-4 जिनके घर में बिल्कुल ऐसी स्थिति आ जाती है कहानी सुनाने जैसी कि एक गरीब बालक था, वो आदमी मेहनत करके सुपरवाइजर बनता है, ध्यान रखना। 12वीं पास। तो में कितने लोग 12वीं पास है? और बीएससी वाले बस इतने ही हैं। मतलब तुम सब ने यही सोचा जो मैंने कहा कि कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, प्रयास करो, अच्छी बात है, पर प्रयास कितने करना पड़ेंगे? देखो तुम्हारे साथ बीएससी वाले भी बेटे, अगर टेस्ट में तुम इनसे ज्यादा नंबर ला रहे हो फिर तो तुम कंपटीशन में हो, और अगर इनसे कम आ रहे हैं तो फिर ये सोचो कि कहीं ना कहीं मामला उसमें और मेहनत करना पड़ेगी। और ये सच बात, मैं किसी को ना तो मोटिवेट कर रहा हूं ना ही किसी को, मैं सच का सामना करवा रहा हूं तुमसे, है ना, कि जेईटी करे हुए बहुत सारे लोग सुपरवाइजर। तुम क्या सोच रहे हो वो जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सुपरवाइजर का पेपर देने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे। उनको तो यूं कह रखा है ना, बेटा परीक्षा तो देना है, होगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो सीयूईटी, और हो भी गया तो जानना है कि नहीं जाना है अपन डिसाइड करेंगे। पहले सिलेक्ट हो फिर रिजेक्ट करो पोस्ट, तब तो वेटिंग क्लियर होती है। लोग छोड़ देते हैं, जिसके लिए तुम दिन रात एक कर रहे हो ना ऐसी नौकरी, लोग तब जाके तुम्हारी वेटिंग क्लियर, वो डबल एओ बन जाते हैं फिर वेटिंग क्लियर हो जाती, वो एओ बन जाते हैं फिर वेटिंग क्लियर। मतलब वो लोग जो डबल एओ तैयारी कर रही, क्या वो सुपरवाइजर का पेपर देंगे? देंगे तो सही, सरकारी नौकरी है, उनका ब्याह तो हो ही जाएगा। तो उतनी मेहनत करना पड़ेगी, फिर नींद वींद बीच में नहीं। जिसके पास बहाना है उसके पास सुपरवाइजर नहीं है, ये याद रखना जिंदगी में। सर पढ़ते समय नींद आती, भूल जाओ सुपरवाइजर।
सर बहुत भूख लगती है, मन ही नहीं लगता। रहने दो सुपरवाइजर। मैं कह रहा हूं जितने बहाने हैं उतना दूर है तुम्हारा लक्ष्य तुमसे, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई बहाने की आवश्यकता। सोच लेना मेरी बात को, लिख के रख लेना, जीवन में काम में आएगी कि अगर तुमको कुछ काम करना है और उसके बीच में कोई इफ या बट आया तो खेल खत्म समझो। ठीक है, चलो। तो खरपतवारों का नियंत्रण कब तक नहीं करना है, वो रेखा क्या कहलाती है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या आर्थिक दहलीज स्तर, है ना। वो अवस्था जब तक खरपतवारों का नियंत्रण दिखने के बाद भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनके द्वारा होने वाली हानि उनके नियंत्रण में होने वाले खर्च से कम आ रही है। अगर वो मामला क्रॉस कर जाए फिर छोड़ना मत। जब तक वो औकात में रहे तब तक ठीक है ना। पर वो आदमी जब घर के सामने गाली देना शुरू करे, उड़ा दो। चलो लिखो। अब लिखो खरपतवारों का नियंत्रण खरपतवारों का नियंत्रण तब किया जाता है जब उनकी जनसंख्या, हाँ इसमें लिखना है नियंत्रण में, खरपतवारों का नियंत्रण तब किया जाता है जब उनकी जनसंख्या आर्थिक दहलीज स्तर को कोष्टक में लिखना ईटीएल, आर्थिक दहलीज स्तर कोष्टक में क्या लिखा? ईटीएल को पार करके आर्थिक क्षति स्तर कोष्टक में क्या लिखना है? EIL तक पहुंच जाए। तक पहुंच जाए। अब ये ATL वैज्ञानिकों ने डिसाइड कर रखा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग, अलग खरपतवारों के लिए अलग अलग, है ना। जैसे मान लो कोई कहते हैं यूपी में ज्यादा गेहूं होता है, गेहूं सा ज्यादा होता है, सिंचित क्षेत्र है, वहां कह रखा कि 1 वर्ग मीटर में अगर गेहूं सा के 2 पौधे भी दिखाई दे तो उनका नियंत्रण नहीं करना। मतलब 1 हेक्टेयर के खेत में 20,000 गेहूं के पौधे जिंदा रह सकते हैं बिना नियंत्रण। इससे ज्यादा हो गए उड़ा दो। अब उड़ाएंगे तो आधे थोड़ी पूरे उड़ाएंगे, है ना। चलो अब फिर लिखो नीचे दूसरी लाइन, खरपतवार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों की जनसंख्या को ETL से नीचे रखना है। मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं करना है ना। खरपतवार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों की जनसंख्या को ETL से नीचे रखना है। चले आगे। अब नियंत्रण के प्रकार अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा होता है बेटा? भौतिक नियंत्रण।
और इसी के साथ अपन कौन सा ऐड करेंगे? यांत्रिक नियंत्रण। भौतिक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फिजिकल। और यांत्रिक को क्या कहेंगे? मैकेनिकल। MA आएगा यहां, CHE। अच्छा मुझे बताओ, भौतिक शक्तियां कौन सी है? भौतिक शक्ति किसको कहते हैं? जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, आग, हवा, पानी, सूरज की धूप या इंसान, ये भी भगवान ने बनाया है ना? तो अगर भौतिक शक्तियों का प्रयोग करके अपन खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं तो इसको कहते हैं भौतिक नियंत्रण। जैसे हाथ से उखाड़ना, सोलराइजेशन कर देना, खेत में पानी भर देना, आग लगा देना, ये सब क्या है? भौतिक नियंत्रण। पर अगर हमने हथियारों का प्रयोग कर लिया, खुरपी, कुदाली, फावड़ा, दंताली, हेरो, हो, कल्टीवेटर, वो सब काय में आ जाएगा? यांत्रिक नियंत्रण, है ना? तो यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो यांत्रिक नियंत्रण, और भौतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो भौतिक नियंत्रण। अब देखो, सबसे पहला भौतिक नियंत्रण होता है उखाड़ना। पहले लिखते थे हाथ से उखाड़ना, फिर मैं कहता था झरबेरी उखाड़ के बताओ। उखाड़ सकते हैं क्या झरबेरी हाथ से? आंकड़ा है, छोटा हो उधर जैसलमेर में उखड़ जाता होगा, इधर उदयपुर में उखाड़ के बताओ। चिकनी मिट्टी का आंकड़ा नहीं उखड़ता, है ना? तो ऐसे खरपतवार जो बड़े बड़े होते हैं उनको कैसे उखाड़ेंगे फिर? ऐसा लिखा जाता है कि बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उखाड़ना। तो उनको ट्रैक्टर के पीछे बांध के उखाड़ देते हैं। कैसे उखाड़ते हैं? जरबेरी को एक चेन से बांध देते हैं, रस्सी से, ट्रैक्टर के पीछे, फिर उखाड़ देते हैं। क्योंकि एक ही बार उखाड़ो, खेल खत्म, है ना? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताओ? अभी भौतिक शक्तियां बताई है मैंने तुमको, है ना? जैसे पानी भरना, खेत में पानी भर देंगे 1 से 2 सप्ताह के लिए। अच्छा, सामान्य फसलों के खेत में पानी भरेंगे तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। इसलिए धान के खेत में पानी भर के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। कुछ कुछ फिर भी उग जाते हैं, जंगली धान जैसे, है ना? फिर सोलराइजेशन, सूरज की धूप में जलाना। अब सोलराइजेशन किसने दिया बेटा? यादुराज, है ना? और सोलर ट्रीटमेंट लूथरान, है ना, वहां बीज विज्ञान में। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि मई जून के महीने में, कौन से महीने में? 1 से 2 सेंटीमीटर सिंचाई करते हैं, और एक 25 से 50 माइक्रोन की ये उसकी मोटाई होती है ना, पारदर्शी पॉलिथीन, खेत में ढक देते हैं। इससे क्या होता है? खेत का तापमान पहुंच जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, है ना? ऐसा कहते हैं 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। मतलब जितना वातावरण का तापमान है उससे 5-10 डिग्री बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? सभी खरपतवारों बीजों की खिचड़ी बन जाती है। पर मोथा और सेंजी का नियंत्रण नहीं होता है। वो फिर हंसते हैं, हा 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 हा। तो प्रश्न आता है कि सोलराइजेशन से किसका नियंत्रण नहीं होता है? मोथा एवं सेंजी का नियंत्रण नहीं होता है। हाँ बेटा, वापिस बंद हो गई। उधर वाली में नहीं दिख रहा? देख लो यार।
नहीं तो मैं फिर टीवी सुधारना सीखता हूं एक दिन बैठ के। फिर खरपतवारों को काटना, काटने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं बेटा? तो घास काटने के लिए मोवर का प्रयोग किया जाता है ना। और झाड़ियां काटने के लिए ब्रश कटर का प्रयोग किया जाता है। अब अपन खरपतवारों को जला भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? नहीं लिखा? हाँ। अभी तो मैं पढ़ा ही रहा था, तुमने लिखना कब शुरू करा मुझे पता ही नहीं चला। लिखो, तुम लिखोगे जल्दी तो कोर्स टाइम से खत्म कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हारे लिखने के चक्कर में दूसरे सुपरवाइजर बन जाएंगे। एक कह रहा है सर फिर सोलराइजेशन से सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान होता है? हाँ होता है, फिर बढ़ जाते हैं वो तो क्या है। देखो बेटा, जब अपन दोनों बंद हो गई, जाओ एक आदमी सर को बुला के लाओ, जब तक ये चालू नहीं होगी तब तक अपन नहीं पढ़ेंगे, है ना। बुलाओ बुलाओ जल्दी। पहले एक ही बोर्ड था और पूरी क्लास बैठ के इस बोर्ड में लिखती थी। फिर सर ने सोचा कि बच्चों को थोड़ी सुविधा कर देते, टीवी लगा देते हैं। अब बच्चे टीवियों पर आश्रित थे। वो बेचारा, वो तो वहां से देख के यहाँ लिख लेता है, वो कितना अच्छा आदमी है। बुला के लाओ सर को, चालू करो टीवी। चल गए? अच्छा ठीक। तो यहाँ बैठ के जल्दी लिख सकती है कि? वो तो दूर है बेचारे, उन तक तो प्रकाश देरी से पहुंचता है। नहीं, बूस्टनिंग अलग चीज। बूस्टनिंग में देसी हल से खरपतवार नियंत्रण, वो मैकेनिकल मेथड है। हाँ, 25 से 50 माइक्रोन। घास काटने का यंत्र क्या कहलाता है? मोवर। और झाड़ियां काटने का यंत्र क्या कहलाता है? ब्रश कट। चलो चले आगे। आज कितने पेज लिख दिए तुमने? हैं? 8 ही लिखे, 4 और लिखेंगे। 3 ही लिखे, 2 घंटे के लेक्चर में 3 पेज कौन लिखता है यार। चलो। अच्छा देखो, खरपतवार जलाने का एक यंत्र आता है, उसको कहते हैं फ्लेम थ्रोवर। क्या कहते हैं बेटा? फ्लेम मतलब क्या होता है? ज्वाला। और थ्रोवर मतलब फेंकने वाला। तो इसकी ज्वाला का तापमान जो होता है वो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? देखना है तुमको? बेटा ऐसे करोगे तो मैं 8 और 9 बैच को वापस फ्री करवा दूंगा और कह दूंगा कि इनकी व्यवस्था बाद में शुरू करेंगे। क्योंकि 5-6 वालों को तो 4 महीने हो गए, वो इतनी आवाज नहीं करते मेरी क्लास में। ये देखो, ये यंत्र होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं और ये ऐसे सभी खरपतवारों को जला, कीड़ों के अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, फफूंद भी नष्ट हो जाते हैं। ये पेट्रोल से चलता है वैसे तो, है ना। फिर अपना मन हो सीएनजी से चला लो, एसिटिलीन से चला लो। ये करंट वाला है।
मेन प्लांट नहीं जलेंगे, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, है ना। ये बहुत तरह के आते हैं अलग अलग। और इसका एक आधुनिक रूप बना है लेजर वीडर। कार्बन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है उसने, है ना। वो लेजर लाइट की सहायता से खरपतवारों को टारगेट कर करके जला देता है। ये बंद हो रही बार बार यार। अब तुमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसमें। फसल के पौधों को छोड़ के बाकी सारे पौधों को क्या करती है, जला देती। इतनी बात नहीं करना यार। नवीन गायरी कौन है बेटा? अर्जेंट बाहर चले जा बैग लेके। ऐसे खेत होना चाहिए आदमी के पास। ये है मशीन, पर ये आती 2-3 करोड़ की, अपने टापरे बिक जाएंगे इसको खरीद। खेत बेच के मशीन खरीद सकते हैं। अच्छा, अब अपन भारतीय लोग इतने गरीब है कि अपन यूं सोचते हैं कि इतनी जगह तो यूं ही खाली छोड़ रखी है इन्होंने। अरे उनके पास जमीन ही बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। देखो इसमें स्कैनर लगे हुए हैं, है ना, जिसमें पहले अलग अलग फसलों का जो स्कैनिंग इमेजेस है वो डालना पड़ती है। फिर ये छांटता है कि कौन सा पौधा तो फसल का है और कौन सा फसल का नहीं है। जो फसल का नहीं है उसमें एक लेजर लाइट निकलती है और जला देती है ना। ये 1 सेकंड में 2000 खरपतवार जला सकती है। अभी और ज्यादा भारी वाली मशीन पे काम चल रहा है ना। स्प्रे करने से बेहतर है, क्योंकि स्प्रे करने से, शाकनाक किसी का स्प्रे करने से फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर टॉनिक डालना पड़ता है, जिसको अपन सेफनर कहते हैं, है ना। सेफनर की खोज किसने की? हाफमैन ने। या तुम आगे चार्ट पढ़ोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी लाइन कवर कर रही है एक बार में? 3। अरे आगे भी बता भाई, क्या तू भी खेत ही खेत दिखा रहा है यार। अरे हम गरीब लोगों को खेत दिखाता है, हमारा दिमाग खराब होता है। ये दिखाएगा सही। ये देखो ऐसे स्कैन करती है। फिर बंद हो गई। ठीक है, इनको निकलवा देंगे अपन कल। ये गया। अरे यार इनको शॉर्ट बनाना नहीं आता है। इतनी बड़ी कंपनी चला रहे, लाखों करोड़ों रुपए की। ये दिखाएगा सही है। क्या निशाना है यार। ये फसल के पौधे लाल वाले, और ये पड़ोस में खरपतवार उग रहा। निपटा दिया। बस कुछ नहीं करना है, उस मशीन को उसके हाल पे छोड़ दो और सो जाओ आराम से। ये देखो। बस अब यही लाना है मुझे। इसी से कोचिंग आऊंगा, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, वो भी आती है 100 वॉट की लेजर, के यूं करके जो बच्चा सो रहा है उसकी खोपड़ी में लगा के थोड़ा सा धुआं करना है बस। चलो चले आगे। तो फ्लेम थ्रोवर और लेजर वीडर यहां लिख देता हूं मैं, याद रखना किस काम का है। ये फसलों को जला देते हैं। तो पानी भर दिया, काट दिया, जला दिया, हाथ से उकाड़ दिया। और बताओ और क्या करना है?
हाँ, यंत्रों की सहायता से, जैसे खुरपी, कुदाली, फावड़ा, फील्ड रेक, हैरो, हो, कल्टीवेटर। ये सब खेत में भू परिष्करण के यंत्र हैं, है ना। इनसे भी अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, झरबेरी काइस काटते हैं, कुल्हाड़ी से काट देते हैं, है ना। ब्रश कटर से तो काटते ही हैं। अब ये हो गया अपना कौन सा नियंत्रण बेटा, भौतिक नियंत्रण। अब हम पढ़ेंगे कृषित नियंत्रण। कौन सा पढ़ेंगे, ये लिखा कि नहीं पहले बताओ। देखो बेटा, एक बात मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना। अपने में से कोई भी नहीं चाहता कि ये बंद हो जाए, फिर भी अगर ये बंद हो रही है तो ये टेक्निकल मिस्टेक। इसमें किसी से भी शिकायत नहीं करना, इसमें सिर्फ जानकारी देना है सर ये बार बार बंद हो रही। यूं थोड़ी कहते अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, टेक्निकल मिस्टेक। अभी ये टीवी निकलवा दूं मैं, सुधरवाने भिजवा दूं, 4 दिन तक नहीं आएगी, तो 4 दिन तक नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ोगे ना। हाँ, तो ऐसी शिकायत नहीं करना कभी। इस दुनिया में कहीं भी इतनी लंबी HDMI केबल का प्रयोग जो है बहुत मुश्किल से होता है, अपने बाहर से मंगवाई है ये सब, है ना। HDMI की स्टैंडर्ड लेंथ 1 मीटर, इससे ज्यादा डिजिटल सिग्नल भेजना HD में मुश्किल है, फिर भी अपन ने मंगवाई कि वहां की टीवी भी चले, वहां की भी चले, उसके बाद की भी चले। तो ये सब तुम्हारे लिए किया गया है। चलो चले आगे। अब लिखो कृषित नियंत्रण। अच्छा देखो, एक बात बताओ मुझे, इस कृषित नियंत्रण को वैसे तो क्या लिखना चाहिए, एग्रोनॉमिक कंट्रोल, है ना। पर जनरली क्या लिख देते हैं हम, कल्चरल कंट्रोल। अब वो जब गूगल से ट्रांसलेट करता है तो इस कल्चरल को लिख देता है सांस्कृतिक नियंत्रण, और अपने दिमाग का दही हो जाता है कि ये और कौन सा नियंत्रण है। तो मैं बता देता हूं कि अगर सांस्कृतिक लिखा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता। क्या समझना है कि सामने वाले ने अभी ठीक से एग्रोनॉमी में पढ़ा नहीं, फिर भी पेपर बना रहा है, उसकी किस्मत है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है ऐसी, है ना। चलो, अब एग्रोनॉमिक कंट्रोल का मतलब क्या है, कृषि क्रियाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जब हम खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कृषित नियंत्रण। अपने को ध्यान रखना है कि अगर खरपतवार नियंत्रण में सुविधा भी हो रही है तो भी नियंत्रण है, नहीं समझे। जैसे कतारों में बुआई करने से क्या खरपतवार नहीं उगेंगे, उगेंगे, पर उनको नियंत्रित करना आसान है, तो उसको भी क्या माना जाता है, कृषि नियंत्रण माना जाता है ना। चलो, अब कृषि क्रियाओं में कैसे अपन कर सकते हैं, देखो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, इससे क्या फायदा होता है बेटा, इससे कीट, रोग एवं खरपतवार तीनों का नियंत्रण हो जाता है। हाँ, दूसरा, बुआई की विधि एवं समय में परिवर्तन। अगर हमने कतारों में बुआई की है तो खरपतवारों को नियंत्रित करना आसान रहेगा। जैसे कपास को खरपतवारों से बचाने के लिए मई में ही उगा देते हैं, जुलाई का इंतजार नहीं करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि कपास में खरपतवार नियंत्रण की जो क्रांतिक अवस्था है, एक शब्द आता है खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था,
वो अवस्था जब तक खरपतवारों को नियंत्रित करना आवश्यक रहता है, उस अवधि में अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो ज्यादा नुकसान पहुंचाए। जैसे मान लो कोई फसल 3 महीने की है तो पहला 1 महीना सबसे ज्यादा क्रिटिकल माना जाता है। जैसे अपन कहते हैं छोटे बच्चों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही छोटी फसलों का भी ज्यादा ध्यान रखना। फिर वो एक उम्र के बाद खरपतवारों से खुद ही भिड़ लेती है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो कपास में खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था आती है 40 दिन। मतलब खरपतवार उगने के पहले अगर कपास का पौधा 40 दिन का हो गया तो फिर कोई समस्या नहीं है, है ना। जैसे गेहूं में 15 से 45 दिन, मुख्य 15 से 30 दिन, 45 तक भी करोगे तो ज्यादा उपज होगी, है ना। तो शुरुआती 1.5 महीने में नियंत्रण करना, फिर भले छोड़ देना, हाँ उग जा, भले कोई दिक्कत नहीं, गेहूं सा उग जा, मामा उग जा, फूफा जी उग जा, कोई फर्क नहीं। तो खरपतवारों की बुआई की विधि कौन सी होना चाहिए? कतारों में बुआई। और समय में परिवर्तन में क्या करेंगे अपन? समय से पहले बुआई किस में करते हैं बेटा? कपास में। मई में बुआई कर देते हैं, 15-20 मई को कपास लगा देते हैं, है ना। इससे खरपतवारों से होने वाली समस्या कम हो जाती है। सिंचाई की विधि कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए बताओ? बूंद बूंद सिंचाई। इससे प्रभावी रूप से खरपतवार नियंत्रण होता है, क्योंकि ये केवल पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी देती है, बाकी का क्षेत्र सूखा रह जाता है। शिकारी फसल का प्रयोग करना। कौन सी शिकारी फसल? अभी तो लिखा मन ने, वो भी कृषित नियंत्रण में आएगा। उर्वरक देने की विधि कौन सी होना चाहिए बेटा? संस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसमेंट विधि। जहां चाहिए वहीं उर्वरक देना है, फेंक के उर्वरक देने से खरपतवारों को भी मिल जाता है ना। तो कतारों में उर्वरक देना, जड़ क्षेत्र में उर्वरक देना, अलग अलग होते हैं ना, जैसे रो प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट, पैलेट प्लेसमेंट, डी प्लेसमेंट, लोकलाइज प्लेसमेंट, सारी प्लेसमेंट विधि का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, फसल चक्र क्या खरपतवारों का नियंत्रण कर सकता है? ये लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है? लिखो, फसल चक्र द्वारा। अच्छा देखो, एक बात है, मान लो कि अपन एक जैसा फसल पैटर्न अपना, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल पद्धति प्रचलित है? खरीफ में धान और रबी में गेहूं, कोई फसल चक्र नहीं। खरीफ में, रबी में गेहूं। प्रश्न आता है कौन सा तंत्र भारत में सर्वाधिक प्रचलित है? धान गेहूं, है ना। और धान गेहूं में गेहूंसा का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसको नियंत्रित करने के लिए दूसरे पौधे उगाए जाते हैं जिनमें गेहूंसा नहीं लगता। तो धान गेहूं में गेहूंसा अधिक लगता है, जिसके लिए फिर अलसी उगाते हैं। अलसी भी थोड़ी बहुत एलिलोपैथिक होती है ना। जैसे चने में अलसी उगाने से उकटा रोग नष्ट हो जाता है, अलसी की जड़ों से भी हानिकारक पदार्थ। जैसे अमर बेल के नियंत्रण के लिए रिचका बरसीम के स्थान पर
जय लगाया जाता है। जय अनाज वाली फसल है ना। और क्या कर सकते हैं बताओ। आत्मघाती अंकुरण द्वारा। ये आत्मघाती अंकुरण क्या है। लिखने में इतने भयंकर व्यस्त रहते हैं, कोई एक शब्द छूट ना जाए। सर यहाँ आते लिखते घर जाकर रटते हैं, हमारा दिमाग इतना गर्म हो जाता है शाम तक, फिर सोचते हैं कि याद क्यों नहीं होता। इतने खतरनाक आदमी है कि अपनी अपनी कॉपी में एक एक किताब लिए बैठे हैं, सब खुद की लिख रहे हैं। चले आगे। अरे इतना लोड लोगे ना तो फूट जाओगे एक दिन। कभी पढ़ाई का इतना लोड नहीं लेना। ये जो आईएएस वाईएएस बनते ना 5 6 7 साल वाले नहीं बनते, नए वाले बनते 1 2 साल वाले, क्योंकि वो लोड नहीं लेते हैं, इसलिए बना देते हैं उनको। जो आदमी ज्यादा लोड लेता है फिर उसको बीमारी हो जाती है लोड लेने। फिर उसको कह देते 15 किसानों को बीज बांटना है, वो टेंशन में आ जाता है, गांव में तो 200 है, कौन से 15 को देना। जो लोड नहीं लेता वो किसी भी बोले तू आ जा 15, तुम आ जाओ, तुम गरीबी रेखा के नीचे हो ना, ये लो। दूसरा है साहब हमको नहीं दिए, बोले भाई 15 ही आए थे, अगली बार तुम्हारा नंबर। बस बात खत्म, और क्या, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो, आत्मघाती अंकुरण को कहते हैं सुसाइडल जर्मिनेशन। क्या कहते हैं बेटा। अब देखो, एक खरपतवार होता है जिसका नाम है स्ट्राइगा, और वो एक ऐसा खरपतवार है कि अगर एक पौधा भी उग गया तो अगली बार जिला घोषित कर देगा। कितना बीज बनाता है। तू है कि नहीं। 50 लाख बीज बनाता है। अब स्ट्राइगा की क्या समस्या है कि अगर उसको ऐसा लगे, देखो बीजों में ना तो कोई आंख कान होता है, कुछ नहीं होता है ना। वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। महसूस, ठंड गर्मी बारिश महसूस कर सकते हैं, पानी केमिकल्स को महसूस कर। अगर हम इथिलीन का छिड़काव कर दें तो स्ट्राइगा को ऐसा लगता है कि अब उगने का सही समय आ गया। एक और पदार्थ होता है स्ट्राइगोल, जो कपास की जड़ों से निकलता है। अगर स्ट्राइगोल का छिड़काव कर देते हैं तो स्ट्राइगा अंकुरित हो जाता है। तो किसान क्या करता है कि मई जून के महीने में छिड़काव कर देता है। कब कर देता है। किसका छिड़काव कर देता है। या तो स्ट्राइगोल का कर सकते हैं। स्ट्राइगोल कहां से प्राप्त होता है बेटा। कपास की जड़ों से प्राप्त होता है। या तो फिर किसका कर देंगे। इथिलीन का। इससे क्या होगा बताओ। वो सोया था बेचारा अच्छा नींद में, उसको मालूम है कि जब बारिश वारिश होएगी बढ़िया फसलें मसले उगेंगी, तब उगेंगे, मजे आ जाएंगे। पर अचानक उसको ऐसा महसूस हुआ कि अरे बारिश आ गई। वो उग जाता है। उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती बस, आइला। गए, और क्या मई जून में कैसे जिंदा रह पाएंगे। धूप पड़ेगी 1 2 दिन में सूख जाएगा, मर गया बेचारे ने, क्या कर लिया। यार ये आदमी मेरी तरफ देखता नहीं, मैं कुछ पूछता हूँ तो टीवी में देखता है। तो ऑनलाइन ही कोर्स ले लेता, वैसे भी कम ही दिखाई देता हूं मैं उसमें, देखो भले ही। लिख लो। है ना। अच्छा अभी है ना 2 4 बच्चे वापस आएंगे 1 महीने बाद मेरे पास, सर ये आत्मघाती अंकुरण समझा दो ना।
अच्छा, एक शब्द और आता है सेंसर मैकेनिज्म, कभी सुना तुमने? है? किसमें पाया जाता है? सत्यानाशी में पाया जाता है। लिखवाया थोड़ी मैंने अभी। चलो अभी लिखवा देते हैं, नोट लगा के लिख लो अलग से, 100 का नोट लगाना। लिखो, सेंसर मैकेनिज्म। मुझे ऐसा लग रहा है वही विधि अपनाना पड़ेगी, तीर बनाने वाली। उसमें फिर घर जाके कंफ्यूज होते रहोगे कि ये तीर क्यों लगाया था। लिखो, सेंसर मैकेनिज्म है। ये भी रह गया। और इतनी देर में तो आदमी पत्थर पे लिख दे छेनी हथौड़ी से। लिखो, किस में पाया जाता है? सत्यानाशी में। देखो, सत्यानाशी का कुल क्या है? वो जो अफीम का कुल है, क्या क्या है? पेपरवेरेसी है ना। अब पेपरवेरेसी कुल थोड़ा बदमाश वाला है। तो इसमें क्या, देखो अपन जानते हैं कि फसलों के बीजों को तो कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, पर खरपतवारों को कोई भी नहीं ले जाए। तो वो चाहता है कि उसके बीज ज्यादा दूर तक जाए। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान पर वो जो फल है वो फटाके के साथ फूटता, फटाक धमाका हो जाता उसमें, जिससे उसके बीज ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सेंसर में। कि उसने टेम्परेचर को सेंस कर लिया कि अब कौन सा मौसम आ गया है, और बीजों को बिखेर दिया। तो इसमें लिखने जैसा तो कुछ नहीं, बस याद रखना एक सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? सत्यानाश। अच्छा, एक शब्द आता है मल्चिंग। अब अपने को देखना है कि अगर किसी किसान ने पॉलीथीन मल्च का प्रयोग किया, कौन सी मल्च बेटा? तो ये हो जाएगा यांत्रिक नियंत्रण। क्या हो जाएगा? पर अगर उसने कार्बनिक मल्च का प्रयोग किया तो ये हो जाएगा कृषित नियंत्रण, है ना। हालांकि भौतिक यांत्रिक एक ही होता है, पर याद रखना अगर पॉलीथीन खरपतवार को रोक रहे तो वो तो धक्का दे के रोक रहेंगे, उगे मत, है ना। और कार्बनिक मल्च खेती में आ जाएगा। हालांकि इतना डिटेल में तो वो कभी जाएगा ही नहीं, मुझे पता है। जाने दो इनको। चले आगे। अब नहीं चलेंगे बस। आज तुमने कितने पेज लिखे बताओ पहले, गिन के बताओ ईमानदारी से। 7 आज तो नहीं लिख पाए होंगे तुम। हाँ, 4-5 तो 2 लेक्चर है ना, एक होता तो अपन मानते एक ज्यादा हो गया। बैठे रहना है इनको, जाना है।